संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके दांतड़ा है ना, ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। दांतड़ा सही है ना, भीलवाड़ा में। और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो संत दास जी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिएगा और सही कोड का चयन कीजिएगा। जैसे आप जो जानते हैं ना, अगर उन्हें कर लेंगे उससे आसानी से ये पिक्चर में आ जाएंगे कौन किससे संबंधित। जैसे हम बात करें, जैसे कि शाहपुरा से आपके रामचरण संबंधित हो जाएंगे। इसके अलावा जो रेण है, रेण, ये संबंधित हो जाएंगे आपके दरियाव जी। ठीक है, तो पहले का तीसरा इन दोनों में है। और दूसरे बी का 1, तो बी का 1 एकमात्र ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी फिर मिल जाएंगे, क्योंकि फिर सियतल के हो जाएंगे हरे रामदास जी और खेड़ापा से संबंधित हो जाएंगे आपके रामदास जी। यही है ना, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और खेड़ापा रामदास यानी 2 नंबर सही है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे एक तरफ राजवंश ये दे रखा है और कुल देवियां ये दे रखी है, और सही कोड का चयन कीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें इसमें से, जैसे कि सिरवी की बात करें तो ये सिरवी संबंधित हो जाएगा राजवंश आई माता से। तंवर है ये संबंधित हो जाएगा आपके चिलाय कुलदेवी से। सोलंकी जो राजवंश है ये संबंधित इनकी कुलदेवी हो जाएगी कीमच। और इसके बाद दहिया हो जाएंगे केवाय से संबंधित। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहले का तीसरा एकमात्र ऑप्शन 3 में ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है आउवा की कुलदेवी सुवाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ थे? ये आपके आउवा के ठाकुर हुए थे खुशहाल सिंह, जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था राजस्थान के अंतर्गत। तो मोस्टली है जो सुवाली माता थी उन्हें ही कुलदेवी कहा गया था उस दौरान। तो ये 10 सिर और 54 हाथ थे, यानी 10-54। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो वो है आपके गोगा जी। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षकों के प्रकरण संबंधित है। यानी आप वो गायों से संबंध रहा है उनका। तो एक तो गोगा जी हो जाएंगे, फिर तेजा जी भी हो जाएंगे और आपके देव जी भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। बाकी कल्ला जी राठौड़ तो नहीं संबंधित है किससे? आपकी गाय से। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? जैसे राधा और कृष्ण का रूप है सौंदर्य ही चित्रांकन इसका मुख्य विषय रहा था। सेकंड है अधिकांश क्षेत्रों में स्त्रियों का पहनावा है लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल दे। तो हम ये कहेंगे दोनों ही बातें सही है। एक चीज ध्यान रखना, अगर जहाँ पर भी पारदर्शी कपड़ों की बात होती है तो मोस्टली हम वहां पे जाते हैं जो आपकी नागौर शैली से संबंधित है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है और आगे भी मिलेगा इसी में। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से पिछवाइयां चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाइयां हैं ये आपकी नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसमें से असुमेलित चाटिए एक तरफ तो हस्तशिल्प दे रखे हैं और प्रसिद्ध स्थान है। जैसे मथई रण बोलेंगे इसे, कला है ये पाली से नहीं है, ये आपकी बीकानेर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी मुरादाबादी जयपुर से, तहरीसा अलवर से, मलिर प्रिंट बाड़मेर से। ये मलिर प्रिंट बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 10 है मारवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति मार्ग प्रशस्त किया था वो कौन थी? वो थी आपकी मारवाड़ यानी जोधपुर। तो ये आपकी रूपा देव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो वो आपकी रहा है इनमें से जसनाथी संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 12वें नंबर का है कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। जैसे इस संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य रहे थे। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ये भी बात सही है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो आपकी हरसोलाब में है, हरसोलाब में नहीं है। तो फिर कहाँ पे इनकी जो पीठ है ये संबंधित हो जाएगी आपके राज संबंध से ही होगी, जो नाथ द्वारा है ना उन्हीं से संबंधित रहा है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ये है ना, यही गलत दे रखा है क्योंकि आपकी हर्षोलाभ है ना ये संबंधित नहीं है। यानी हम ये कहेंगे पुष्टि मार्गी संप्रदाय की अगर मुख्य पीठ पूछी जाती है तो भीलवाड़ा नाम लेना या राजसमंद चल जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही नाम दिया जाता है। अगर दोनों दे फिर हम नाथ द्वारा पे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। बाकी इसमें प्रचलित जो भी संगीत है वो हवेली गीत
फेमस है इसका, या संगीत कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। काजी हमीरुद्दीन कह सकते हैं, काजी हमीरुद्दीन नागौर किस सूफी सिलसिले से या किस सिलसिले के थे? तो ये आपके सोहरावर्दी है ना, या सोहरावर्दी बोल सकते हैं इसे, तो इसी से संबंधित रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संत है जो निर्गुणोपासक नहीं है? इसमें से अगर हम देखें तो मीराबाई संबंधित हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है निर्गुण उपासक नहीं है, तो वो हो जाएगी मीराबाई, क्योंकि ये तो सगुण में आती थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संप्रदाय प्रवर्तक बताइएगा। जैसे बैरागी संप्रदाय ना, ये वार्ताही का मेला अलवर में लगता है ना, उससे संबंधित है। बाकी अलखिया, यानी हमने सी का बनाया था 1, सी का 1 किसमें है? सी का 1 एकमात्र ऑप्शन नंबर दे रखा है 4 में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे अलखिया हो जाएगा आपका संबंध लालगिरी से, पाशुपति हो जाएगा आपका संबंधित लकुली से, और आपकी सर्वंगी हो जाएगा लक्कड़दास से। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 का, निम्न में से किस लोक देवी को कंजर समाज का अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है? तो वो संबंधित है चौथ माता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध है रुंडेला से रहा है? रुंडेला से रहा है आपके कल्लाजी राठौर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कल्लाजी मतलब लोक देवता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 18वें नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में होलिका दहन की बात है किस लोक देवता के जीवन की गीत गाए जाते हैं? अगर आप ऑप्शन में चले तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तेजाजी के ही गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से पाबू दड़ीरी वाचना किस लोक जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? तो वो आपके इनमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी थोड़ी जाति के, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना गया है? तो वो हो जाएंगे गोगाजी, यही गोरखनाथ के समकालीन माने गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सावित्री का मंदिर है, ये पर कह सकते हैं आपके पुष्कर में ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे या सामने की तरफ ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, वो लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती है बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिष्ठापित किया जाता है, तो किस मतलब देवता की बात हो रही है इस लोक देवता की? तो अगर ऑप्शनों को देखें तो वो हो जाएगी मामा देव की, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जयपुर की ब्लू पॉटरी हस्तकला के संदर्भ में सही कथन बताइएगा। जैसे कि जयपुर में ब्लू पॉटरी का निर्माण महाराजा मानसिंह के समय शुरू हुआ था, ये गलत है, क्योंकि देखिएगा कि मानसिंह तो आपके ब्लू पॉटरी से संबंधित नहीं है, ये आपकी मीनाकारी से संबंधित है। बाकी अगर देखा जाए ब्लू पॉटरी से संबंधित हो जाएंगे राम सिंह फर्स्ट, उन्हीं के समय स्टार्ट हुई थी, और राम सिंह सेकंड के समय फेमस हुई थी। कौन? ब्लू पॉटरी। तो इस प्रकार ये तो गलत है। बाकी इस कला में सफेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। गोपाल सैनी, नरोत्तम लाल जांगड़ इस कला के प्रसिद्ध यानी कला में सिद्धस्त रहे थे, या उन्होंने ही फेमस की थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका 2 और 3 सही है, तो बाकी 1 नंबर ऑप्शन गलत था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में हस्त निर्मित कागज बनाने की कला, जैसे कुप्तागिरी कहते हैं शायद कागज बनाने वाली चीजों को, तो ये आपकी सागर जयपुर से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में पाई जाने वाली वातिक कला किससे संबंधित है? तो जो कपड़ों पर हम मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया करते हैं ना, उसे ही कहते हैं क्या? वातिक कला, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से जिरोही, वाकला, गंधा आदि जो भी कलाएं होती है हस्तकला, वो उपनाम से जानी जाती है, तो किसका उपनाम है ये, ऐसे बताना है हमें। तो ये जट्ट पट्टी बोलते हैं ना, उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 27 है कि निम्न में से वस्त्र रंगने की पोंचा पद्धति में किस प्रकार के रंग की प्रधानता होती है? तो वो रंग होता है पीला, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्न में से मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का संबंध राजस्थान की किस स्कूल से रहा है? तो मौजमाबाद है ना, ये आपके भित्ति चित्रों की बात की जाती है, तो ये आपके डूनाड़ स्कूल है ना, उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से नारियों का तैराकी मुद्रण, ठीक है, और वह पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की विशेषता रही है? तो वही है आपकी नागौर शैली। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब मैं बता नहीं रहा था कि जब भी पारदर्शी कपड़ों की बात की जाती है तो वो नागौर शैली से संबंधित है। इसमें एक शब्द और मिला, तैराकी मुद्रा में चित्रण, यानी तैरते हुए दिखाए गए हैं चित्रण में, तो निश्चित तौर से वो नागौर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से
अलवर के पास राजगढ़ है और किले के शीश महल में भित्ति चित्रों का किस चित्रकार ने किया है, यानी चित्रण किसने किया है, तो वो डालू राम ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार था कि अलवर के पास है राजगढ़, उस किले में शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया था, वो डालू राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी चित्र शैली पशु पक्षियों, जब भी पशु पक्षी आ जाए आप तो हाड़ौती में जाइए, हाड़ौती में पर्टिकुलर देख लीजिएगा, पर्टिकुलर जिला तो नहीं दे रखा है, जैसे कि बूंदी, कोटा या झालावाड़, बारा, तो मोस्टली तो कोटा बूंदी रहते हैं, लेकिन बूंदी फेमस है आपके पशु पक्षी चित्रों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। जैसे डूडाड़ स्कूल है तो इसमें जैसे सीकावाटी चित्र आता है, अलवर भी आता है, तो ये बात सही है। जैसे मेवाड़ी है तो मेवाड़ी में मेवाड़ कह सकते हैं, तो यानी मेवाड़ का मतलब हो गया ये सिरोही और अजमेर शैली। तो एक चीज बताइएगा, अजमेर तो मारवाड़ का भाग आता है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी आ जाएंगे, ठीक है। मारवाड़ में जैसे गाड़ेराम ये आपकी पाली में है, किशनगढ़ अजमेर में हो जाएगी, तो नीचे तौर से ये आपके मारवाड़ी स्कूल से संबंधित हो जाएगी। तो आप देखें ये अजमेर, यहाँ पर किशनगढ़, तो ये दोनों अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे कि एक मारवाड़ में चला जाए एक मेवाड़ में, दोनों ही आपके मारवाड़ में आते हैं। तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ में तो उदयपुर आता या उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता तब भी हम मान लेते। तो ये तो सिरोही तो एक बार मान सकते हैं, लेकिन आपके अजमेर को नहीं मानेंगे, अजमेर तो मारवाड़ का भाग माना जाता है। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से आभूषण व अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो बताना है। जैसे अगर हम देखें, जैसे नथ है नाक में पहनी जाती है, आरसी हाथ में पहनी जाती है, चूप ये दांत में पहने जाते हैं, तो हम ये कहेंगे जो चूड़ी है ये गले में नहीं पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत दे रखा है, बाकी सभी सही थे। राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस बात की पगड़ी पहनी जाती है, यानी होली के दौरान किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा, ये पूछा है। वो भी बात की पगड़ी पहनी जाती है, तो ये होती है आपकी ये होगी फूल पत्ती की छपाई युक्त पगड़ी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि आदिवासी महिलाओं के वस्त्र बताइए, जैसे कटकी, नादड़ा, खपटा, कछाबू। तो इसमें से अगर हम आदिवासी महिलाओं की बात की जाती है कि इनमें से कौन कौन से वस्त्र होंगे, एक तो कटकी हो जाएगा और नादड़ा भी हो जाएगा और कछाबू भी हो जाएगा, लेकिन खपटा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थानी लोक संस्कृति में मेबंद, कांटा, तिमड़िया ये सभी क्या है, ये सभी आभूषण है, विभिन्न प्रकार के आभूषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी इनसे संबंधित रही, जैसे पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं के वस्त्र तो है ही नहीं, न रस्में हैं न ये साड़ियों के प्रकार, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बगल बंडी क्या है। अगर हम देखें बगल बंडी, ये आपके अगर ऑप्शन के आधार पर चले तो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होगा क्या, बगल बंडी। नेक्स्ट देखिएगा स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। जब लहरिया आ जाए और भात आ जाए तो नीचे तौर से सावन का महीना होता है, उसी में पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है। अच्छा पुरुषों के नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें से हो जाएंगे ये तीनों ही नहीं होंगे, जामा, मिर्जाई, चोगा, ये तीनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से अरवट, अनोटा, जरा व पालरा पोलरा नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं। तो ये सभी किए जाते हैं पैरों में, जैसे अनवट होगी, अनोटा होगी, जरा हो गई, पोलरा हो गया, ये सभी है महिलाओं के द्वारा पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि ये राजस्थान में जैसे मोटड़े की पगड़ी को मुख्यतः किस अवसर पर पहने जाने की परंपरा रही है। तो ये आपके विवाह के अवसर पर ही पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कौन सी मोटड़े की पगड़ी। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा अंग और आभूषण सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। जैसे कान में हम कीटली पहनते हैं, ये बात सही है, ठीक है। और अंगुली में दामड़ा पहनते हैं, ये भी सही है। जैसे कंठ में पहने जाने वाला आभूषण है वो आपका संबंधित हो जाएगा, जैसे थमड्डियो, ठीक है। लेकिन कमर पे आपकी टड़का नहीं पहनी जाती, तो ये वाला गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा एक ऊँट का आभूषण होगा। सिंपल भूषण बना था, ये आपके गुड़बंद है, ये आपके ऊँट का ही आभूषण माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 44 निम्न में से खथौड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को कहा जाता है, उसे हम फड़का कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से अटपटी, शिवशाही आदि पगड़ियों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है। ये आपके मेवाड़ क्षेत्र से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से
जीरी वैली की रचनाकार कौन है? किशन जी रिवैली। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये आ जाएगी कंवर सिंह साकला से संबंधित। एक और आती है कृष्ण रुकमणी, वो आपकी संबंधित होती है पृथ्वीराज राठौर से, जो आपके राय सिंह का भाई था, तो वो अलग है, ये अलग है। किशन जीरी वैली ये आपके करम सिंह साकला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वागड़ में प्रचलित गला लैंग लोक कथा का गायन है करते हैं, कौन करते हैं? पर्टिकुलर जाति ही पूछिए वहां पे, तो ये संबंधित है जोगी जाति, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस ग्रंथ में मानसिंह प्रथम व हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है? तो वो आपकी मानचित्र रासों से मिलती है, सॉरी मान चरित्र रासों से मिलती है, जो उसके राइटर या कह सकते हैं इन्होंने रचना की थी वो थी नरोत्तम। सही है ना, नरोत्तम नहीं की थी, यानी ऐसे कह सकते हैं नरोत्तम कवि की रचना है मानचरित्र रासो, उसमें वर्णन मिलता है मानसिंह फर्स्ट और हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से रचना व लेखक कौन सा है? युग्म सही नहीं है इसमें से। जैसे आप देखें, जैसे राजमंजरी है ये पुंडरिक विट्ठल से संबंधित है, और बिहारी सही है महाकवि बिहारी से है, और राजविलास है वो कविमान से संबंधित है, लेकिन हम्बीर महाकाव्य वो चंद्रशेखर से संबंधित नहीं है, तो फिर हम्बीर महाकाव्य तो आपके नयन चंद्र सूरी, सही है, नयन चंद्र बोलते हैं, सही है, नयन चंद्र सूरी बोलते हैं, तो वो उसकी रचना है, कौन सी? हम्बीर महाकाव्य, ना कि चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर की तो जोधराज है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? जब भी ललित की बात आ जाए तो ये संबंधित होती है आपके जयपुर से। कब की गई थी? और वो 1957 में, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालय में ब्रॉन्ज, सिल्वर व गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं? तो वो किस कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं ये सभी? तो पर्टिकुलर हम कहेंगे होनर राजस्थान के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड मेडल हो। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्ष 2004 से 5 से राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस योजना के तहत की गई थी? ये की गई थी आपकी कल्प के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। कल्प की फुल फॉर्म याद रखना, ये एग्जाम में बन जाती है। राजस्थान में नो बैग डे प्रारंभ किया गया था। एक हफ्ते में एक दिन बैग लेके नहीं आते हैं, तो उसे नो बैग डे बोलते हैं। और ये कब प्रारंभ किया गया था? पर्टिकुलर डेट पूछिए तो वो पर्टिकुलर डेट ना पूछिए, सर पूछ लिए, तो 2022-23 में प्रारंभ किया गया था, कोरोना काल के बाद में, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 22-23 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 54 नंबर है, राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में ये किया जाता है आपके जो RSERT है ना, इसके द्वारा किया जाता है, जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पृथक से व्हाट्सएप ही है ना, सही, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है, उस कार्यक्रम का नाम बताइएगा। ये कोरोना काल के दौरान किए गए थे, तो उसे मिशन समर्थ बोलते हैं या मिशन समर्थ बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का उद्देश्य क्या है? हम ये कहेंगे जैसे प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री प्रदान करना, जेंडर गैप को कम करना, ड्रॉप आउट कम करना। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार कलाम के अगर माइनर टेस्ट आपने दिए होंगे या मेजर, और तो सभी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ष 2017 से 18 राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में कंप्यूटर कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लिक था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्लिक वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बना था, देखिएगा कि जैसे 2004-5 के राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सी योजना के थ्रू है बच्चों को आईसीटी की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो कल्प। और ये वाला क्वेश्चन देखना, ये दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, बस अंतर ये है पूछने के तरीके ये है कि यहाँ पे 2017-18 कह रहा है कि जो भी आपके गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनमें कंप्यूटर की कौशल विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है? क्लिक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों ही क्वेश्चन संबंधित थे। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा राइज पोर्टल कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 18-19 में। कौन सा? राइज पोर्टल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये करें माध्यमिक स्तर पर स्कूल छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित व प्रदर्शित कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा की पहल की गई है। यानी माध्यमिक स्तर का मतलब जो 10th तक होता है
ठीक है। तो इसमें जो भी कलात्मक प्रतिभा को पोषित प्रदर्शित करने में कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा की गई पहल है। ये किसके द्वारा? ये की गई है आपकी कला उत्सव के थ्रू। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। वर्ष 2005 में प्रारंभ किए गए ट्रिपल आधारित राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के संचालन की सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी है, यानी इसे सपोर्ट करती हैं? तो वो हो जाएंगी जैसे भारत उद्योग परिसंघ, GESCI और WEF। तो ये तीनों ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी पीरामल फाउंडेशन इसे नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 कुछ इस प्रकार पूछा है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जैसे RSOS बोल सकते हैं कि नवाचार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली में विद्यार्थी साल में कितनी बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं? तो ये 6 बार, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 9 to 12 के विद्यार्थियों में नेतृत्व निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल का विकास करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है प्रबल, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह से रेडियो पर एक कार्यक्रम विद्यालय प्रसारित किया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका RSCERT द्वारा। कौन सा विद्यालय प्रसारण? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 64। राज्य के PM श्री विद्यालय में संविधान निर्माताओं के जीवन चित्रण हेतु की गई नवीन पहल संविधान कक्ष का शुभारंभ किस विद्यालय से किया गया था? तो ये किया गया था बावड़ी जोधपुर से। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है, यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है। इसमें से क्या नहीं है? देखो, मौखिक पठन प्रवाह है, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप, डिजिटल प्रभोत्सव और स्किल फॉर लाइफ, ये वाला संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निपुण मेला का आयोजन कब और कहां पर किया गया था, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर डेट ही पूछी है, कब किया गया था ये कह रहा है। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2024। किसका? निपुण मेला का। नेक्स्ट देखिएगा प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत लक्ष्य समूह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो उन्हें किस वर्ग में शामिल किया गया है? अगर हम देखें तो उसे अंकुरण कहेंगे। अंकुरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे वो देख लीजिएगा, जर्मिनेशन। ये किन के लिए? जो शब्द पढ़ने में कठिनाई है। अगर आप अधिगम की कठिनाई में ले जाएंगे तो इसे बोलेंगे डिसलेक्सिया। और अगर प्रखर राजस्थान 2.0 के अनुसार लक्ष्य समूह में 3 से लेकर 8 तक के मध्य में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए अंकुरण शब्द का उपयोग करना है। ठीक है, और क्वेश्चन बने, हालांकि ऐसे बनते तो है नहीं, पर ये है शैक्षिक प्रदर्शन के अंडर में आते हैं, तो जो टीचर पढ़ा दे टेस्ट में दे दे वो सब चीजें पढ़ते रहो। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षा को सुलभ लचीला बनाने एवं कभी भी सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग द्वारा किसके सहयोग से 2 YouTube चैनल ई साक्षरता एवं साक्षर राजस्थान लॉन्च किए गए हैं? तो ये मिशन ज्ञान के थ्रू किए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले की पात्रता मेंस हुई है उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिशन ज्ञान के अंतर्गत 2 YouTube चैनल है ई साक्षरता साक्षर राजस्थान लॉन्च किए। नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि राजस्थान के राज्य के विद्यालय में वर्तमान में नो बैक डे कब रखा जाता है, यानी आपको पर्टिकुलर बताना है कि महीने में कौन कौन सी वार को। तो हम कहेंगे महीने के ये तो द्वितीय या चतुर्थ शनिवार को, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कोविड-19 के दौरान ई लर्निंग के लिए राजस्थान में चलाई गई कार्यक्रम स्माइल का पूरा नाम क्या है? अगर आप देखेंगे तो पहला और चौथा इसमें सभी चीजें समान है, बस लास्ट के जो ई होती है ना, इसका मतलब अब बताइएगा एक्सपीरियंस होता है या इंगेजमेंट होता है? हम ये कहेंगे कि इंगेजमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी यही दे रखा है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, इसमें भी यही दे रखा है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, बस अंतर ई का ही है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्या होता है? इंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 71 नंबर क्वेश्चन, RSCERT द्वारा शैक्षणिक नवाचार के क्रम में जारी आधा पुल कॉमिक बुक श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे खजाने का नक्शा ये तो आता है, बदलीपुर के चीते ये भी आते हैं, बोलती चट्टान, लेकिन सुरक्षित बदलीपुर ये नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72, राजस्थान बजट 2025-26 में राजस्थान के 1500 नए राजकीय विद्यालय की अटल टिकरिंग लैब स्थापना की घोषणा की गई है। ये अटल टिकरिंग लैब की स्थापना किस मिशन के तहत की गई है और एक पहल है, यानी किसके थ्रू चलाई जा रही है एक तरह से? तो इसमें से ऑप्शन नंबर देखा जाए तो अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षा मंत्रालय व NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान में एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा कब संचालित किया गया था? तो ये निष्ठा
पर्टिकुलर डेट बतानी है तो अगर देखें तो वो 18-19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 74 है, कक्षा 9 to 12 के विद्यार्थियों के लिए RSCERT द्वारा जारी कैरियर पुस्तक का नाम क्या है। अगर हम देखें जो RSCERT उदयपुर है, इसके द्वारा जो पुस्तिका निकाली जाती है उसका नाम पूछा है। अगर देखें तो इसका हो जाएगा सफर, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CWSN बच्चों में हेतु 2 मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। CWSN का मतलब होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो उनके लिए 2 मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो ये हो जाएंगे जयपुर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। जैसे ये कह रहा है कि इसका आयोजन 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक किया गया था। इसमें आयोजन में राजस्थान है वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा था, यानी फर्स्ट नंबर पर, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये है कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य में ये कार्यक्रम किया गया था आयोजन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जनवरी 2025 में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। तो ये आपका कह सकते हैं प्रस्तावित है, ये हो जाएगा आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिएगा कि 78 नंबर क्वेश्चन है कि नई आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 13 से 21 अक्टूबर 2025 तक नव विधान न्याय की पहचान नामक प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी जैक बोल सकते हैं या JECC सीतापुरा जयपुर में। एक विकसित राजस्थान 2037 विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये किया गया है आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, साइबर अपराधों पर नकेल कसने हेतु केंद्र सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IC4 द्वारा पायलट प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंटीवायरस कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है जयपुर रेंज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 81 है, जो पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 13 अक्टूबर को दुबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो वो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को कह सकते हैं, ये आपको राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की निम्न में से कौन सदस्य नहीं रही थी। अगर आप देखें तो देखो कृष्णा थी, निकिता थी और लक्षिता थी, इसमें संबंधित नहीं होगी, वो होगी अश्वनी। देखिएगा नेक्स्ट है जो 83, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए जारी विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान निम्न में से किन योजनाओं या फिर कार्यक्रमों या फिर अभियानों के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर रहा था। जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में रहा था, PM कुसुम योजना जो कंपोनेंट 1 में रहा था, साथ ही साथ आपकी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में रहा था, PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और एवं वितरण इसमें नहीं रहा था, ना ही आपके PM कुसुम योजना कंपोनेंट C में रहा था। तो ओवरऑल देखें तो ABC हो जाएगा सही, तो ABC ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान के ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक 1.5% दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया गया है, तो ये किया गया है आपके नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC के, ठीक है। तो MOU इसके साथ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा, जो सत्य है उन्हें बताइएगा। जैसे इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 41 जिलों में एक आकांक्षी ब्लॉक चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत चयनित प्रत्येक ब्लॉक में 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये वाला गलत है, बाकी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में दृष्टि दीदी हर गाँव हर घर अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो ये किया गया था राजीविका तथा लेंस कार्ड फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा, हर गांव हर घर अभियान, तो ये सितंबर 2025 में दृष्टि दीदी के थ्रू किया गया था, ठीक है। यानी ओवरऑल ये योजना है हर गांव हर अभियान, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। 9 अक्टूबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने व संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु राजीविका ने किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है, तो वो किया है सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग
ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें एक्चुअली में पूछा क्या है, एक तरफ तो आपको दे रखे हैं विश्वविद्यालय, दूसरी तरफ कुलगुरु। इसका मतलब ये है कि जो आपके 18 अक्टूबर को राज्यपाल थे हरिबाबू बागड़े ने आदेश जारी करे विभिन्न विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु नियुक्त किए थे, तो इनके संबंध में सही बताइएगा। यानी ऐसे जैसे कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो इसमें कौन कुलगुरु यहाँ पे कह सकते हैं नियुक्त किए गए थे, तो उस हिसाब से देखना है। ठीक है, तो इसमें अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि जो आपके महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, इनमें नियुक्त किया गया था प्रताप सिंह को, यानी डॉक्टर प्रताप सिंह। और जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसमें जो नियुक्त किए गए थे वो थे आपके प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। बाकी जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में है, उसके लिए नियुक्त किए गए थे प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 2 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। जैसे फर्स्ट कथन दे रखा है, इसका आयोजन है 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में किया गया था। सेकंड है, प्रद्युमन यादव ने इस प्रतियोगिता की सब जूनियर कमांड स्पर्धा बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों स्टेटमेंट के नीचे क्या दे रखा है कि सत्य कूट बताइएगा, यानी जो सत्य कथन है, ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा जो पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में राज्य के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का लोकार्पण किया गया है, वो कहाँ से किया गया है, इसमें पर्टिकुलर स्थान बताना है। तो वो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके आईसीटी के आएंगे। आईसीटी बोलिएगा या आप कंप्यूटर के क्वेश्चन बोलिएगा, वो एक ही बात है। ठीक है, तो 91 में पूछा है कि इनमें से कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है। अगर आप ध्यान से सभी को देखें, जैसे कि जीमेल पर करते हैं हम, निश्चित तौर से मेलिंग का काम बाई मेल पर कर देंगे, रेडिफ मेल्स पर कर देंगे, लेकिन माई SQL मेल इससे कोई संबंध नहीं होता किसी मेलिंग सर्वर से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमें सर्वर नहीं पूछा था, तो वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 92 नंबर, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रमुख मॉडल होगा। जब भी ई कॉमर्स की बात होती है तो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कह सकते हैं B2B, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 93 नंबर। इसमें पूछा गया है आपसे, ये कह रहा है कि ई लर्निंग की विधा जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से एक दूसरे से दूर होने के बावजूद समय में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो किस वगैरह कहलाएगी। यानी आपको ऑप्शन दे रखे जैसे शुद्ध ऑनलाइन कहलाएगी, ये समकालिक कहलाएगी, या कह सकते हैं विषमकालिक या मिश्रित ई लर्निंग। अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी समकालिक कहलाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि मुक MW के बुक बोल सकते हैं किस संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिएगा। जैसे यह एक वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। 2010 में से जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स ने इसका निर्माण किया। और चौथा है कोर्सेरा, जैसे कि EDX, ओडेमी यानी UDME, स्वयं फीचर लर्न जैसे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। ओवरऑल हमें ये बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट हैं, इन कूटों के आधार पर कौन किससे सत्य है यानी सही है वो चूज करने हैं। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें इसमें, तो देखिएगा इसमें से एक तो एक सही है और एक 3 सही है, और जो 2 वाला है ना, ये वाला गलत दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, दर्शन, योग पर आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करवाएगा। हम ओवरऑल देखें तो उसे बोलेंगे ई आचार। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है इनमें से। जैसे फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, लेकिन गूगल क्रोम है ना, ये आपका सर्च इंजन में आता है, ना कि ये आपका सोशल मीडिया है। यही पूछा था कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 97 नंबर है, ये आपको दे रखा है, इसमें से आपको डोमेन का नाम बताना है। डोमेन का नाम .com होता है, इसी को कहते हैं डोमेन नाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें .com है, इसमें गलत लगा रखे हैं, इसमें डबल डॉट एक ही होगा .com। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि IPv6 में कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं। जब भी IPv6 की बात की जाती है तो इसमें आपके समझ 128 बिट्स होते हैं।
एक IPv4 भी होता है, उसमें 64 बिट्स होते हैं, ये सभी एड्रेस से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सफारी निश्चित तौर से होता है, और डक डक गो ये भी होता है, बिंग भी होता है, लेकिन उबेंटू है ना, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि असुमेलित पहचानी, जैसे चैट बॉक्स दे रखा है और निर्माता। अब बताइए कि जैसे जेमिनी है, इसको गूगल डीप माइंड के मतलब निर्माता है इसका। ओवरऑल हमें इसमें गलत बताना था, ठीक है, तो ये तो सही है। ग्रोक इसका होगा XAI, जैसे XAI बोलेंगे तो यही निर्माता था। बाकी है मिस्टल का हो जाएगा AI, ये भी सही है। बाकी डीप सीक है जिसका IIT मद्रास है, ये वाला गलत है, बस यही गलत दे रखा था, बाकी सभी सही थे। एक रहा फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी ई-वॉलेट है। इनमें से अगर हम सभी ऑप्शनों को देखें ध्यान से तो वो हो जाएगा फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी ई-वॉलेट है, वो हो जाएगा फोन पे। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में सरकार की विभिन्न वेबसाइट है और एप्लीकेशन के उपयोग हेतु जारी है सिंगल विंडो इंटरफेरेंस कहलाता है। उसे हम बोलते हैं, अगर ऑप्शनों के आधार पर चले, उसे SSO बोलते हैं। SSO को ही हम SSO ID भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, जिसमें विभिन्न वेबसाइट्स होती हैं जो राजस्थान सरकार की हैं, वो एप्लीकेशन वो सिंगल विंडो में इंटरफेस में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है कि बौद्धिक संपदा अधिकारियों में भौगोलिक संकेतक का उपयोग किसके द्वारा या किसके लिए किया जाता है? ओवरऑल देखा जाए हम ये उपयोग करते हैं जैसे किसी भी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति व गुणवत्ता के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है आपका संबंधित 104 कि अज्ञात स्रोत से भेजा गया ईमेल रिसीवर के पास ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे आप है स्पूफिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा, स्पूफिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि TCP का पूर्ण नाम क्या है, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही सही दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा कि विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरी सुरंग की ऊंचाई कितनी है? अगर आप देखेंगे तो वो है 8849 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ इसमें से आपको असुमेलित छांटना है। एक तरफ तो टिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ दृश्य भूमि दे रखी है। जैसे कुरंजी है, ये पर्वतीय क्षेत्र, सही बात है। नियदल है, ये आपके उपजाऊ कृषि मैदान है, ये वाला। और जो नियदल वाला है ना, ये वाला हो जाएगा गलत, ये उपजाऊ कृषि भूमि नहीं होती है। बाकी है बुल्लई है, ये घास के मैदान वन होते हैं, पालई होते हैं, वो शुष्क मरुस्थल होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 108 है फोनिक्स, कैसूरिनिया, एगार, मैग्रो आदि जो वृक्ष होते हैं मुख्यतः कौन से वन में पाए जाते हैं? इन्हें कहते हैं हम एक तरह से देखें और ज्वारीय वन। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, डोडो पक्षी, ये गलत ही रखा है, चीता यहाँ पे चीता होगा, ठीक है। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, डोडो पक्षी आदि मुख्यतः कौन सी प्रजातियां हैं? ये सभी लोग तो प्रजातियां यानी समाप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से असुमेलित बताइए। जैसे जीव और निवास स्थान है, जैसे भारतीय शेर है, गुजरात में पाए जाते हैं। जंगली गधे हैं, ये कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। जोमू ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन गांगे सॉस है, ये आपके थार मरुस्थल से संबंधित नहीं। थार के मरुस्थल में तो मोस्टली ऊंट पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर निवास स्थान देखा जाए तो ये 4 नंबर का गलत दे रखा है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए। जैसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद आनंद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं गलत है। ये हम ये कहेंगे स्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, ये थोड़ी थे। तो इस प्रकार है हम क्या कहेंगे कि सत्य कौन से? तो 1 और 2 हो जाएंगे, इसमें 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 23। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? अगर देखें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, राज्य के विधानसभा के सदस्य भी हो जाएंगे। दिल्ली और जम्मू व पांडिचेरी कह सकते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हो जाएंगे, लेकिन राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ये नहीं होंगे। जो है 116। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन आ सकते हैं? जैसे स्लाइडन वो स्वार ने कुछ का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये बात तो सही है, ध्यान रखना, हमें सत्य बताने थे। बाकी ये कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज की थी, लेकिन कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, वो भी मृत कोशिका में। तो ये वाला गलत दे रखा है क्योंकि हमें असत्य पूछा था। वृक्षों के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। हम ये कहेंगे वृक्षों का ये स्टेटमेंट होता है कि जो नई कोशिका होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्माण का होता है, ऐसा स्टेटमेंट है तो कहते हैं सही है, लेकिन ये वाला गलत है।
बाकी एक कोशिका जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं एक कोशिकीय जीव के। तो ये बात सही है। तो हमें दोनों गलत बताने थे, यानी कि दोनों में से एक असत्य कथन। तो 2 हो गए, 2 और 3 ये दोनों ही गलत कथन दे रखे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दास प्रथा को प्रतिबिंबित, ये तो कर लिया था, और भी देख लेते हैं आगे होगा। जैसे कि इसमें असुमेलित पहचानी, जैसे मीजोसोम्स है या मीजोसोम बोल सकते हैं, कोशिकाई झिल्ली का अंतर्वलन होता है ये, ठीक है। और क्रिस्टी है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सूती कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, में अंतर्वलन होते हैं, ये बात सही है। कुंडिका जैसे अंतःप्रदबी जालिका में उपस्थित बिंब के आकार की थैली होती है, थाइलिकॉइड बोलते हैं, जो पिटिका में चपटे कला में थैली होती है। ओवरऑल कहे ये बात सही है। जो क्रिस्टी होती है निश्चित तौर से माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतर्वलन होती है उन्हीं में पाई जाती है। बाकी मीजोसोम है ये कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं। लेकिन जो कुंडिका है ना, ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से हमें मिलान करना है। एक तो जीव दे रखे हैं और जनन की विधियां, जैसे आप जो जानते हैं उन्हें देखिए। जैसे हाइड्रा ओइस्ट होते हैं, मुकुलन के थ्रू कह सकते हैं जनन करते हैं। जैसे राइजोपस है, ये आपके बीजाणु निर्माण से करती है। अब बचा प्लाज्मोडियम लेशमानिया। अगर हम बात करें, हमने 2 मिला लिए, तो देखिए C का 4 किसमें, C का 4 इसमें और 4 का सेकंड इसमें। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि फिर प्लाज्मोडियम हो जाएगा आपके बहुविखंडन, और जो लेशमानिया हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, जैसे द्विविखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। सर्वप्रथम होता है युग्मक का निर्माण, युग्मक जिसे हम गैमेट कहेंगे, ठीक है। इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो शुरुआत तो युग्मक निर्माण से ही होगी, इन्हें तो दोनों को भूल जाइएगा, ठीक है। बाकी है फिर उसके बाद निषेचन होगा, निश्चित तौर से नर और मादा युग्मक मिलते हैं। तो फिर अगर युग्मक मिलेंगे तो फिर उससे डायरेक्टली भ्रूण नहीं बनता है, पहले बनेगा युग्म नजर, जिसे 2N कहते हैं। और हालांकि इन गैमेट्स को N कहते हैं। ये अगुणित होते हैं, ये 2 गणित होता है, और ये वाला है फिर इससे बनता है भ्रूण। तो इस प्रकार ये प्रोसेस हो जाएगी पहले नंबर की। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि लेंस की अगर फोकस दूरी में वृद्धि करती जाए तब बताइए नेत्र की जो पेशियां होती हैं तो उनमें क्या फर्क पड़ेगा। यानी आपको बताना है इसका मतलब क्या है। अगर ऑप्शनों के आधार पर चले, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, उसमें एक तो रिलैक्स हो जाएगा, शिथिलन आ जाएगी, और लेंस पतला हो जाता है, तभी तो उसकी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाना चाहिए। बाकी इसमें और भी जैसे सिकुड़ता है, शिथिलन सिकुड़ता है, ये गलत हो जाएगा। शिथिलन ये सही है, लेकिन ये कह रहा है मोटा हो जाता है, मोटा नहीं होता, पतला हो जाता है। इसमें सिकुड़ता है, लेंस पतला हो जाता है, ये गलत दे रखा है। ओवरऑल देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, और ये आपके स्कैटरिंग होती है, यानी प्रकीर्णन, उसके थ्रू होता है ऐसा। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं शामिल होती हैं। अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चले तो एक तो अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन हो गया। फिर विक्षेपण को क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं ना, विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन। एक यहाँ पे देखना पूर्णांतरिक परावर्तन, लेकिन प्रकीर्णन नहीं होता इसमें। हम ऑप्शन नंबर 2 पे ही जाएंगे। ओवरऑल ये है, जब इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती है। देखो उसमें अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, उसमें विक्षेपण भी होता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाना चाहिए। परावर्तन के नियम लागू होते हैं वो सभी दर्पणों पर होंगे, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, यानी खुरदरी हो या चिकनी हो, सभी पर लागू होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि हम एक रीजन देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रकीर्णन होता है वो न्यूनतम होता है, इसका एक यही रीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन है वो अपरा को कहते हैं प्लेसेंटा, उसके द्वारा उत्पादित नहीं होता है। SCG निश्चित तौर से अपरा के थ्रू होता है, इससे भ्रूण का पता पड़ जाता है कि लड़का है या लड़की। बाकी HPL बिल्कुल ल्यूटिनाइजिंग, इसे LH बोलते हैं शॉर्ट में। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चलो अपरा से मान लेते हैं इसे। ओवरऑल देखा जाए ये सभी महिलाओं से संबंधित है। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ना, ये आपके ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स उससे निकलता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, यही नहीं संबंधित होगा अपरा से, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी सभी, यानी 3 सही का मतलब ये कि जो हमें पूछा गया था अपरा के द्वारा उत्पादित नहीं होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। बाकी सभी संबंधित होते हैं अपरा को प्लेसेंटा कहते हैं, यहीं पे लिखा होगा, ये देखिए। ओवरऑल देखा जाए ये 10th की बुक में तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, ये 12th से पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा कि अच्छा ये पूछा है, देखो ये कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर ये दे रखा है, तो उनकी भुजाओं का अंतर ये दे रखा है। तो बताइए दोनों वर्गों की भुजाओं का मान क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा
ये क्या है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उनकी भुजाओं का अंतर दे रखा है 4। देखना इनमें कि 6 और 4 में अंतर कितने का है, 4 का। अब ये कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का, अब आप भी जानते होंगे, क्या जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसे करना 36 हो जाएगा, इसे करना 4 हो जाएगा। 36 और 4 में अंतर 32 का होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है घनों की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/4 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो आसान नहीं है, फिर भी करेंगे। देखो एक चीज जाने, घर की कोरों की लंबाई होती है ए का मतलब होता है डिनोट किया जाता है इसे, लेकिन उसमें कोरे होती है 12, तो 12 ए बराबर हो जाएगा कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा कह सकते हैं भुजा, तो सही है 4 गुणा भुजा और इंटू हो जाएगा 3/4, इसे आप काट लेना। तो इसकी जो हम कहेंगे ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा एस अपॉन एस का मतलब ये भुजा ए ही है, ठीक है, बटे 5 आ जाएगा। अब इनका क्या कह रहा है कि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान का बराबर होगा। इसका आयतन कर दीजिएगा भुजा की, फिर इसका भी हो जाएगा, और फिर इससे हमें एस की वैल्यू निकल आएगी। उस एस की जो वैल्यू निकलेगी ना, फिर लास्ट में हमें कह रहा है वर्ग का परिमाप याद कीजिएगा। इसकी जो वैल्यू आप देख ले करके, मैंने करके देखा था, तो इसकी करीबन आई थी 125 आई थी, यानी भुजा किसकी जो है ना वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है, तो इससे हमने भुजा निकाल ली, वो भुजा आई कितनी 125, और वो कह रहा है कि परिमाप बताइए, तो हम जानते क्या जाते हैं 4 गुणा भुजा होता है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 500 इकाई आएगा। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा ये मुँह खानी बता रहे हैं, आप करके देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैं करके बता देता, इसमें टाइम बहुत लगेगा, ये डायरेक्टली आप मुंह से नहीं कर सकते इसे। नेक्स्ट देखिएगा कि 40 मीटर और इंटू 24 मीटर के माप की कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए इतने मीटर की कितनी कालीन आवश्यकता होगी। आप तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड दे रखा है फर्श का कुल क्षेत्रफल, और इधर दे रखा है एक ईंट का क्षेत्रफल, ऐसे समझिए, कालीन का मतलब ईंट मानिएगा, ठीक है। अब अगर इसका इसमें भाग देंगे तो टोटल ईंट निकल आएंगी, या फिर ऐसे कीजिएगा, जो कालीन की जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है, इसका भाग देंगे तो टोटल फर्श पे कितनी कालीन की कह सकते हैं आवश्यकता होगी, वो मालूम पड़ जाएगा। 6 से डायरेक्ट काट लीजिएगा 24 को, 6 चौक 24 होते हैं, 4 से काट लीजिए 40 को 10 बार, तो आप देख लीजिए 4 इधर बची थी, 10 गुणा करेंगे तो 40 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे 131 से स्टार्ट होंगे जो आपके टीचिंग मेथड से संबंधित है। ये सभी की टीचिंग मेथड इंक्लूड होती है इसमें, जैसे कि आपकी हिंदी हो गई, SST, साइंस, मैथ, इंग्लिश। तो देखिएगा 131 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये कह रहा है कि ऐसा आकलन जिसका निर्धारण अधिगम जैसे पीयर लर्निंग पर बल देने के हिसाब से किया जाता है, तो ऐसा कौन सा इसमें से, वो हो जाएगा अधिगम के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि फूस्ट पैराडाइम के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, इसमें एक तो शैक्षिक उद्देश्य आएंगे और अधिगम अनुभव आएंगे और मूल्यांकन प्रोसेस आएगी, ये तीनों स्टेप आते हैं जैसे फूस्ट पैराडाइम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 10वीं कक्षा की जो परीक्षा होती थी उसे वैकल्पिक बना देने के लिए सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था आपके NCF 2005 ने, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, जैसे नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क बोलते हैं 2005। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में CC पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस, यानी कह सकते हैं किस जिला समूह में चलाया गया था। ओवरऑल ये है कि जो CCE राजस्थान में लागू किया गया था, कौन से जिलों में चलाया गया था, तो वो थी एक तो अलवर और दौसा। फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट NCERT का है। कौन सी मूल्यांकन तकनीक अधिक विश्वसनीय और वैध होती है, तो हम ये कहेंगे प्रमापीकृत ज्यादा रहेगी बेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से मूल्यांकन की कौन सी तकनीक गुणात्मक नहीं है, एक तो होती है गुणात्मक, अच्छा तो इसमें गुणात्मक नहीं होगी तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी प्रायोगिक परीक्षण, ठीक है। बाकी चाहे समाज मिति हो, संचय अभिलेख हो, प्रश्नावली, ये सभी हो जाएंगे गुणात्मक। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है, यानी विद्यार्थी के विकसित कौशल और ज्ञान परीक्षण कहलाता है, इसे कहेंगे उपलब्धि परीक्षण। नैदानिक परीक्षण का महत्व होता है, इसका महत्व शिक्षण में होता है, परामर्श मार्गदर्शन में भी हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था बनाने में, ओवरऑल चारों ही सही हो जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले तो हम करेंगे निदान, फिर निदान का उपचार करते हैं, फिर तब जाकर मूल्यांकन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 141, इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना मोस्टली आप देखना CTET वगैरह इनमें पूछे जाते हैं, फिर भी जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होती है तो वहां पे भी पूछ लिए जाते हैं। ओवरऑल देख रहे थे क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है एक पौधे के विभिन्न प्रकार के भागों
यानी सॉरी विभिन्न प्रकार के प्रकारों और भागों का वर्णन करने के लिए एक खंड को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया था, जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए आरेख के माध्यम से पढ़ाया गया था। पहले खंड में बच्चों ने अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा। इसका कारण क्या हो सकता है? अगर ऑप्शन में देखें तो मेधावी से कोई संबंध नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड पर अच्छा दृश्य नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, और दृश्य सर्वसाधारण बेहतर प्रतिधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं। चौथा था मल्टीमीडिया का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला होता है। इसमें से सबसे बेस्ट यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रतिधारण का मतलब बच्चे हैं, बिंब बन रहा है उनके दिमाग में, एक तरह से रिटेंशन कर पा रहे हैं, तो ये सभी इंद्रियां भी काम करती हैं किसमें? श्रव्य दृश्य साधनों में। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दृष्ट TLM जिसे अध्यापन अधिगम सामग्री नहीं है। इसमें से कौन सी एक दृश्य TLM अध्यापन अधिगम सामग्री नहीं है? देखिएगा कि पत्रिका दृश्य में आ जाएगी, पूरक किताबें का भी आपकी दृश्य में आ जाएंगी, केस स्टडी ये भी पूरा उसमें चला जाएगा दृश्य में ही, और आपका रेडियो है ये श्रव्य में जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा 3 में एक से चेक करके सीखने के सिद्धांत का या पद्धति का अनुसरण करके दशमलवों को योग सिखाता है, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो उसके लिए रहेगी अवेकस। नेक्स्ट देखिएगा, फिल्म स्ट्रीम किस प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है? अगर देखा जाए तो फिल्म स्ट्रीम तो दृश्य के अंतर्गत आती है, फिर ये कह रहा है कि दृश्य श्रव्य साधन में अंतर्गत शामिल की जाती है। अब फिल्म स्ट्रीम को हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंद्रियों के आधार पर क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री अंतर्गत शामिल है, कौन सी हो सकती है? इसमें से हो जाएगी नाटक। निम्न में से कौन सा उपागम यह मानता है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, न कि निष्क्रिय रूप से? वो ये रचनावाद मानते हैं, ऐसा जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जैसे जीन पियाजे, और जीन पियाजे के अलावा आपके जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो जाएंगे, सामाजिक के आधार पर वो भी कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। निर्मितवाद में जेन और ब्रूनर का नाम भी आता है, वो भी संबंधित हो जाएंगे इसी से। नेक्स्ट देखिए, कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम उपागम चक्र में प्रथम चरण कौन सा है? अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ये मूर्त अनुभव होगा। अब ये नहीं पता रीट में पूछा है या किसी अन्य परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस उपागम में प्रत्येक अध्याय को छोटे उपअध्यायों में इकाइयों में विभाजित किया जाता है? इन छोटी इकाइयों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उन्हें ठीक तार्किक कठिनाई और तार्किक आदेश दोनों के अनुसरण करते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तो ये संबंधित होगा आपके संकेंद्रित उपागम से। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये मुझे भी नहीं मालूम किस परीक्षा में पूछा है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस दृष्टिकोण में किसी एक विषय या मुद्दे को कई विषयों के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन विषय आपस में जुड़ते नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बहुविषयी दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखिएगा, विषय केंद्रित उपागम के संदर्भ में निम्न में से विचार कीजिएगा। इनमें से जो सत्य कथन है उन्हें बताइएगा कौन से है। हम ये कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, विषय केंद्रित उपागम के अंतर्गत हम कहेंगे कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक होता है। शिक्षक कक्षा अनुदेशों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान कराता है, और इस उपागम के समीक्षकों के अनुसार पाठ्यचर्या विद्यार्थियों के समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करती है। अब ये कहेंगे 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन बने हम वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि राजपुताना के किन क्षेत्रों का विलय एकीकरण के अंतिम चरण में हुआ था? अंतिम चरण का मतलब वो 7वें नंबर का हुआ था, जिसमें आबू का दिलवाड़ा, ठीक है। और ये आबू का दिलवाड़ा मतलब सिरोही की बात हो रही है। मेरवाड़ा का मतलब हो जाएगा आपके अजमेर, और सुनील टप्पा, ये तीनों ही स्थानों के नाम लिए जाते हैं जो अंतिम चरण में शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान के यानी राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था, उसे हम राज प्रमुख कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मानसी पुत्री किसे कहा जाता है? उसे सत्यभामा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला महावीर चक्र विजेता चूड़ाराम फगेड़िया का संबंध किस जिले से है? तो ये सीकर जिले से है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृपाल सिंह शेखावत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, वो ये हस्तकला से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 7वां है कि निम्न में से भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। जैसे कि गोपीलाल यादव संबंधित थे, ठाकुर देशराज भी
और रेवती शरण उपाध्याय, ये सभी संबंधित थे, लेकिन संबंधित नहीं थे वो हो जाएगा धर्मचंद सुराणा। नेक्स्ट देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो प्रजामंडल है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना, जैसे झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है 1948 में हुई थी, बीकानेर की 1939 में ना होकर की हुई थी, ये हुई थी 1936 में। तो इस प्रकार ये गलत दे रखा है। बाकी करौली 1938, कुशलगढ़ 1942, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 गलत था। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे कृष्णदत्त पालीवाल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से 1920 के शेखावाटी किसान आंदोलन के पंचपाड़े में शामिल नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अब इसे कम कर दिया पूछना, और पहले बहुत पूछे जाते थे ये क्वेश्चन कि पंचपाड़े में जो शेखावाटी के क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ था उनमें कौन कौन से ठिकाने हुआ करते थे, यानी पर्टिकुलर नाम पूछे जाते हैं, ओवरऑल ये है। जिसमें से अब हमें पूछा है कि कौन शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा चिड़ावा, क्योंकि जैसे बलसीसर, बिसाऊ, नवलगढ़, इसके अलावा डूडलौद, एक मंडावा, ये 5 स्थान हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये बड़ किसान आंदोलन हुआ था ना, उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित रही है? एक तरफ तो सस्ता और दूसरी तरफ संस्थापक। जैसे भील सेवा मंडल है, इसकी अमृतपाल ने कह सकते हैं संस्थापक माने जाते हैं। दूसरी है शांति सेवा कुटर, ये चिमनलाल इसके संस्थापक माने जाते हैं। बागड़ सेवा मंदिर है, इसके भोगीलाल पांडे माने जाते हैं। हरिजन सेवा आश्रम है, इसके पंडित बोल सकते हैं हरिनारायण शर्मा नहीं होंगे, इनके सुवालाल गुप्ता हुआ करते थे। ये राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है, तो यही गलत दे रखा है, बाकी सभी सही थे, समझ रहे हो ना। इनके तीनों के मिलान सही थे संस्थापक के, लेकिन ये वाला गलत है। अगर भारत यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो फिर उसमें महात्मा गांधी का नाम आता है। हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की बात की जाती है, तब राजस्थान के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा सुवालाल गुप्ता। नेक्स्ट देखिएगा, कालीवास का भील विद्रोह कब हुआ था? ये दिसंबर 1855 में। गोविंद गिरी का प्रथम से हुआ करते थे बुकुरिया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग विजयगढ़ी अवस्थित है? यानी ये कह रहा है कि कोई दुर्ग है, उसके भीतर एक और दुर्ग है, वो छोटा वाला दुर्ग है, उसे विजयगढ़ी कहते हैं, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जयगढ़ जयपुर वाला ये उसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि इसे मिलान कीजिएगा। जैसे सुनहरी कोटी है, ये टोंक में है। अगर कोटी पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तब धौलपुर का नाम आता है, लेकिन सुनहरी कोटी कहेगा तो टोंक है। बालाजी का कमरा है, ये आपके चूरू जिले में। और देवी कुंड की छतरियां है, ये बीकानेर में। और बाकी नागर सागर कुंड है, ये बूंदी में। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हल्दी घाटी के जिले में अवस्थित है, तो वो हो जाएगा राजसमंद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आदमकद चित्रों की परंपरागत मुख्य शैली की विशेषता रही है। जब ये आदम चित्र की बात आती है तो ये आपकी जयपुर से संबंध है। जयपुर का मतलब डूलार शैली, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी मेवाड़ से कोई संबंध नहीं होगा, ना मारवाड़ से ना हाड़ौती, ऑप्शन नंबर इसका 4 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक चित्रकला के प्रमुख चित्र व चित्रकार का कौन सा योग सही नहीं है? यानी एक तरह से गलत दे रखा है, वो चूज करना है। जैसे एक तरफ तो चित्र है, दूसरी तरफ चित्रकार है, तो देखिएगा जौहर की ज्वाला है, ये गोवर्धन लाल जोशी से संबंधित है, ये बात सही है। लंदन में बारात, ये परमानंद चोयल से संबंधित है। मेघदूत चित्रावली है, ये राम गोपाल विजयवर्गीय से संबंधित है। लेकिन पट चित्रांकन है, ये मांगीलाल मिस्त्री ना होकर इसमें होंगे श्री जोशीलाल, सही है ना। श्री जोशीलाल जो साफरा भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, तो ये उनसे संबंधित है पट चित्रांकन, ना कि मांगीलाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत दे रखा था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से वस्त्रों की सागानेरी छपाई में प्रमुख यानी प्रयुक्त प्रमुख रंग कौन से हैं, या कह सकते हैं मुख्य रंग कौन से हैं? ओवरऑल ये सागानेरी जयपुर से जो छपाई होती है उसमें मुख्य रूप से कौन से रंग का उपयोग किए जाते हैं, ये पूछा है। तो उसमें हो जाएंगे लाल काला, सही है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाना सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन में कि डूरार के क्षेत्र की लोक कला जिसके अंतर्गत गोबर से निर्मित सूखी उपलो वो सुरक्षित रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बटी बड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, वो चूज करना। एक तरफ तो गीत दे रखे, दूसरी तरफ अवसर या प्रकृति, यानी कौन सा गीत कब गाया जाता है, इस प्रकार है। जैसे आबो बोरियो है, ये बारात निकालने के समय नहीं, बारात आती है ना उतने बारात आती है तो अतिथि आते हैं ना, उनकी कह सकते हैं सेवा तो नहीं कहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं उसके आदर में, या कह सकते हैं क्या नाम है, मतलब बारात के आगमन पर आबो बोरियो गीत गाए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या स्वागत के तौर पर गाए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आबो बोरियो, ठीक है। आप देख लेना 10th की बुक में तो मिल जाएगा ये। बाकी है यही गलत दे रखा था। बाकी बधावा है, ये मांगलिक गीत होते हैं। होलार है शिशु के जन्म के अवसर पर। कावड़ है, ये वर वधू के जो भी जादू टोने होते हैं उन्हें बचाने के लिए होते हैं। तो ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सी एक बांड गायन पारंगत नहीं है, यानी ओवरऑल ये है कि बांड गायन से संबंधित कौन नहीं है। जमीलो बानो है, बतुल बेगम है और गौरी देवी है, लेकिन गुलाबो संबंधित नहीं होगी बांड गायन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गैर नैतिक के संबंध में सही कथन नहीं है। जैसे ये मुख्यतः भील या भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि उन्हीं जाति का नृत्य है, तो ये बात तो सही है। इस नृत्य के दौरान पुरुष सफेद रंग की अंगरखी पहनते हैं। अब देखो ये 10th की बुक पढ़ेंगे ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो उसमें नहीं दे रखा है ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। अगर आप 10th की बुक पढ़ेंगे उसमें दे रखा है कि जो भील जाती है उनके पुरुषों के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। तो ठीक है, तो इसमें महिला इंक्लूड नहीं की जाएगी, यही गलत दे रखा है। बाकी यह ढोल, बाकी यह थाली, इस तरह नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र माने जाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 सही है, 2 भी सही हो जाएगा, क्योंकि हालांकि ये स्टेटमेंट नहीं दे रखा है 10th की बुक पढ़ेंगे उसमें, लेकिन ये जरूर है कि पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, ना कि महिला द्वारा। तो हम फिर 3 पे जाएंगे, तो 3 नंबर इसका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थानी नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, वो था कालबेलिया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 50 सही हो जाएगा। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा, वो हो जाएगा चंग। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ये तो फिर से आ गया रिपीट होकर क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, देखिएगा 27। निम्न में से मध्यकालीन राजस्थान में शीत ऋतु में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाले मोटे वस्त्र को क्या कहते हैं, उसे पछेवड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। सही है ना, यही सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। जैसे एक तरफ तो अंग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आभूषण दे रखे हैं। जैसे गले में पहना जाता है रामनामी, ये सही है। कमर पे पहना जाता है सटका, ये भी सही है। कान में बुलाक नहीं पहना जाता, कान में ना पहन के इसे पहन सकते हैं नाक में, और नाक में पहनेंगे और किसे, बुलाक को ये एक तरह से बेसर कहते हैं। ओवरऑल कहें तो ये वाला गलत दिख रहा है, बाकी सिर पर बोर आभूषण पहना जाता है। तो इस प्रकार आप ये कहेंगे कि इसमें 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। कुछ नंबर है आपका 29। लोक देवता गोवा जी के संदर्भ में सही कथन बताइएगा। जैसे इन्हें जापीर कहते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी पूजा करने वाले को हम चाल कहते हैं, सॉरी इनके पुजारी को कहते हैं, सही है, पुजारी को चाल कहते हैं, ये भी सही है। इनका विवाह अमरकोट की पूनम दे के साथ हुआ था, ये गलत दे रखा है। इनका विवाह हुआ था ना वो केवल दे के साथ हुआ था, और ये थी राजकुमारी कोलुमंडे की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये वाला गलत दे रखा है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था सही, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कैला देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, ये करौली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा निम्न में से राजस्थान में 18वीं सदी में उदित रामश्री संप्रदाय सी धर्म शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो हो जाएंगे हरे रामदास जी। तो ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपके सरदार शहर से। ऑप्शन नंबर सही है ना, 4 सही हो जाएगा। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10 की बुक पढ़ेंगे ना, उसमें नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये इसमें तो दे रखा है सरदार शहर, लेकिन उसमें नाम नहीं है। ये जरूर लगा है 1949 में अणुव्रत आंदोलन के सूत्रपात किया था, और इन्होंने करीबन 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा की थी, और इनका एक संदेश था कि इंसान पहले, इंसान फिर, हिंदू या मुसलमान, इस प्रकार का स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। और ये नागौर जिले के लाडनू कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन बन जाता है। ओवरऑल ये है कि अणुव्रत आंदोलन पूछा ही जाता है मोस्टली, तो आप प्रीवियस के पेपर देखेंगे तो यही पूछा जाता है। ये किनसे संबंधित है, आपके आचार्य तुलसी से। इनका जन्म नागौर के लाडनू कस्बे में हुआ था, बस यही पूछा जाता है। बाकी ये नया क्वेश्चन है, आप देख लेना, कोई प्रीवियस परीक्षा में पूछा हो तो मालूम नहीं, लेकिन ये नए टाइप का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो मेला दे रखे हैं, उनके स्थान दे रखे हैं। अब जैसे पहला है कि बादशाह का मेला कहाँ पे लगता है, बादशाह का मेला संबंधित हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि भीलवाड़ा गलत है, तो फिर ये लगता है आपके ब्यावर अजमेर में लगता है। ठीक है, बादशाह का मेला, तो इस प्रकार ये भीलवाड़ा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। गंगा दशहरा मेला ये कामा में, ये आपके डीग जिले में आता है। शीत महोत्सव माउंट आबू, थार महोत्सव बाड़मेर, सही है ना, थार महोत्सव बाड़मेर हो जाएगा। शीत महोत्सव माउंट आबू, गंगा दशहरा मेला कामा। हालांकि कामा पहले भरतपुर में आता था, अब नया जिला बना दिया, तो इस वजह से डी हो गया है। हालांकि आंसर अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो पुराने जिलों से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इसकी भी चल रही है वर्तमान में करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तब नए जिले आ रहे हैं पूछने के लिए, अदरवाइज पुराने के हिसाब से ही बन रहे हैं क्वेश्चन अभी तो ऑप्शन नंबर इसका 1 गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है। ये मनाई जाती है, अगर देखें ऑप्शनों के आधार पर,
ये हो जाएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 35 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाते समय कौन सी रस्म निभाई जाती है, उस रस्म का नाम बताना है, जिसे पाग बधाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर, या पाग बधाई बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये करें निम्न में से रस्मों का संबंध विवाह से है। अब जैसे इसमें से विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है, जैसे हम बात करें इसमें से, जैसे एक तो डुकाव हो जाएगी, रंग भरी भी हो जाएगी, और बार रुकाई भी हो जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना चाहिए। 2 3 4 सही है, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चले, जैसे कि अलगोजा तो सुशिर वाद्य यंत्र, बसक भी है, सतारा भी है, लेकिन मृदंग है ना, ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो लोक देवता, उनकी सवारियां दे रखी है। अगर आप देखें जैसे मियाजी मंगलिया है, इनका किरण काबरा घोड़ा हुआ करता था, तो ये सवारी मानी जाती है। तेजा जी का हो जाएगा लीलड़ घोड़ी, ये भी सही है। और जैसे रामदेव जी का है वो हो जाएगा लीला घोड़ा, ठीक है। और बात करें जैसे कि गोगा जी है, गोगा जी की जब भी बात की जाती है घोड़े की, तो इनके घोड़ी का नाम क्या है? इसमें तो दे रखा है केसर कालवी घोड़ी, ये गलत दे रखा है। तो इनका हो जाएगा क्या बात करें, जैसे घोड़ा की बात की जाती है ना तो जवाड़िया नाम आता है, घोड़ी की बात की जाती है तो नीली घोड़ी जो हाथ में भाला लिए हुए है, तो उनसे संबंधित है। तो इसमें जो केसर कालवी है ना, ये वाला गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत है, बाकी सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से नतराम की मंडली के संबंध किस लोक नाट्य से है? यानी नतराम की मंडली, ये आपकी संबंधित हो जाएगी नौटंकी से। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से राजसमंद के मौलीला गांव का संबंध किस लोक कला से रहा है? तो मौलीला है ना, ये आपकी संबंधित हो जाएगी, अगर ऑप्शन के आधार में चले तो टेरा कोटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। साजी कब बनाई जाती है? ये साजी बनाई जाती है आपकी, कह सकते हैं ऑप्शनों के आधार पर, अश्विन माह में, ठीक है, या अश्विन माह बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से ताराबात, कैरीबात, ज्वारबात की ओढ़नियां कौन सी महिला उड़ती है? ओवरऑल देखें ऑप्शनों के आधार पर तो ये आदिवासी महिलाएं पहनती है, जैसे ताराबात की ओढ़नी हो गई, या कैरीबात की ओढ़नी, या ज्वारबात की ओढ़नी। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से हाथ की कलाई पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो पुड़च या पुड़ची बोल सकते हैं, ये हाथ में ही पहना जाता है कलाई पर। तो नेक्स्ट देखिएगा कि 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से जसराती पंथ से संबंधित सीता पुराण नामक आख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे सरवण जी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा, यानी निम्न में से कौन सा एक लोक साहित्य का रूप नहीं है? जैसे लोकगीत होते हैं, इनके अलावा जैसे ख्याल हो गई, और इनके अलावा जैसे कि पवाड़ा भी हो जाएगा, लेकिन रासो नहीं हो गई क्या लोक साहित्य? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से रचनाकार कवि के साथ अच्छे गद्यकार, यानी अच्छे गद्यकार भी रहे हैं या गद्यकार रहे हैं? तो रचनाकार कवि के साथ में, यानी कवि भी थे, रचनाकार भी थे, और अच्छे गद्यकार भी रहे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जैसे कवि कल्लोल, दलपति विजय, दुर्साणा और शिवदास गार्डर। तो ऑप्शन नंबर शिवदास वाला, ये वाला सही हो जाएगा। यानी ये एक तरह से अच्छे गद्यकार भी रहे और रचनाकार भी रहे, रचनाकार मतलब कवि। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ रचना और लेखक कौन सा युगों सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगर आप ऑप्शन नंबर चलाए, जैसे राजस्थान शब्दकोश की रचना है या इसके कह सकते हैं लेखक है, वो संबंधित हो जाएंगे रामगढ़ आसूपा दे रखा है, ये गलत है। इनके हो जाएंगे सीताराम लालस, जिन्होंने आपको मालूम होगा राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश तैयार किया था। किसने? जो राजस्थानी शब्दकोश है ना, यही तो किसने किया था? सीताराम लालस ने। तो यही गलत दे रखा है। बाकी ओकारो 2-7 ये आपके लक्ष्मी को चुंडावत से संबंधित है, बाकी बातारी फुलवारी विजयदान से संबंधित है, बाकी लूट चंद्र सिंह से। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 गलत दे रखा था, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जब 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा है
ये कह रहा है कि निम्न में से आचार्य मेरुतुंग के किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है? तो वो आपकी मिलती है, अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो प्रबंध चिंतामणि में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से संगीत ग्रंथ श्रृंगार हार के लेखक कौन है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके राणा हम्मीर। ऑप्शन नंबर इसके वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें पूछा है कि राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में, अब ओवरऑल देखा जाए ना, यहाँ से आगे जो आपकी शैक्षिक पद्धति है ना, उसके अंदर में जो भी टॉपिक आते हैं, चाहे RT 2009 केंद्र वाला हो या RT अपने 2011 राजस्थान वाला हो, या इनके अलावा और भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें जो बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट के थ्रू 25% सीट रिजर्व कर रखी है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन हो, तो ये सभी है आपके शैक्षिक पद्धति के अंडर में आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से यही स्टार्ट हो रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची में रोस्टर के आधार पर यदि कुल बालकों की संख्या 9 है तो निःशुल्क प्रवेश करने वाले बालकों की संख्या कितनी होगी? तो वो संबंधित होगी 3। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए निम्न आयु के सबूत के लिए जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसमें पर्टिकुलर डेट पूछ ली है, इसमें ये होगा 1969। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार माता पिता या बालकों की शिकायत को यदि समुचित प्राधिकारी के पास भेजा जाता है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही करके कितने समय की कालावधि तक आवेदक को सूचित करना होगा? ये संबंधित होगा करीबन 3 माह तक या 3 माह अनधिक। ठीक है, 3 माह से अधिक बोल सकते हैं, या अनधिक गलत दे रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु एंट्री लेवल कक्षा कौन सी होगी? इसमें से देखा जाए, अगर इसमें कूट तो नहीं दे रखे, यही तो प्रॉब्लम है इसमें। अब देखिएगा, अगर बात करें तो जैसे कक्षा 1 हो जाएगी और कक्षा PP3+ हो जाएगी, यानी ये दोनों हो जाएंगे। तो यानी आप ऐसे कह सकते हैं, जो भी राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी यानी प्राइवेट स्कूल है उस पर निःशुल्क प्रवेश हेतु एंट्री लेवल कक्षा, यानी प्रवेश के लिए कौन कौन सी कक्षा होगी? कक्षा 1 होगी, PP3+ होगी, ये वाली भी हो जाएगी। तो इस प्रकार उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 नंबर। इसमें पूछा है कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा SDMC की कार्यकारिणी समिति में एक सदस्य नहीं होता है? अच्छा, एक सदस्य नहीं होगा, वो किस सब्जेक्ट का नहीं होगा? तो हम कहेंगे कि हिंदी का प्रतिनिधि अध्यापक। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 यानी NEP 2020 बोल सकते हैं, किस सतत विकास लक्ष्य SDG के साथ संबंध है? अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो SDG 4 से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों की प्रबंधन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये संबंधित थी 21 अप्रैल 2010 में। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव का कार्य नहीं होता है। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे जैसे बैठक की एजेंडा तैयार करना, ये तो होता है। समिति के वित्त संबंधी आंकड़ों का तैयार भी करना होता है, इसका बैठक आहूत करना इसका काम नहीं होता है। बाकी ये बैठक की कार्यवाही और कार्य ऐसे कह सकते हैं, बैठक की जो भी कार्यवाही होती है उसके वितरण को तैयार भी करता है। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 है वो नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राजस्थान की जो RT नियमावली 2011 के संबंध में असंगति का मतलब एक तरह से गलत बताइएगा। अगर आप ऑप्शनों को देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नियम नंबर 19 है ना, इसमें न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, ये वाला नियम नहीं है, बाकी संबंधित। बाकी ये जैसे 18 में दे रखा है न्यूनतम योग्यता अर्जित की जाती है, 12 में है आयु के सबूत के दस्तावेज है, 21 में है कि शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित। बाकी 19 नंबर गलत दे रखा था, 19 मतलब 4 नंबर ऑप्शन में नियम नंबर 19 गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 60 है। इसमें क्या पूछा है कि RT नियमावली 2011 के नियम नंबर 11 के तहत प्रति बालक व्यय होगा। अगर आपको ऑप्शनों को देखें तो इन्हीं में से चूज करना है। अब ये कहेंगे समस्त विद्यालयों की प्रारंभिक शिक्षा में कुल आवर्ती खर्चों को विद्यालय में नामांकित बालकों से विभाजित करने पर प्राप्त राशि। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि राजस्थान RT नियमावली 2011 के किस भाग में शिकायत निवारण का उपबंध है? अगर आप ऑप्शनों को देखेंगे तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी भाग 8 में संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है RT नियमावली 2011 के अनुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों के संबंध में असत्य बताइएगा। ये राजस्थान का RT है ना, उसके बारे में पूछा है। और जो भी आपकी जो गठित राज्य सलाहकार परिषदों के सदस्य के संबंध में गलत बताना है।
अगर आप ऑप्शनों को देखें, ये कह रहा है कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो SC ST एवं अल्पसंख्यक हो, ये वाला गलत दे रखा है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 में उल्लेखित सिद्धांत नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। जैसे कि कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता और अंकगणित यानी जो FLN वाली शिक्षा है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी कला और विज्ञान की कठोरता से अलगाव हुए, देखो कठोरता तो आ नहीं सकती है, रिगट जैसे बोलते हैं। बाकी रटने की बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर देना चाहिए, नहीं कॉन्सेप्ट बेस लर्निंग होनी चाहिए, तो ये भी बात सही है। बाकी बहुविषयकता की समग्र शिक्षा होनी चाहिए, यानी बहुविषयता कह सकते हैं, विषयकता हो और समग्र शिक्षा हो, ये भी ठीक है। ओवरऑल देखा जो गलत नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें से 2, यानी जो आपकी NEP 2020 में एक सिद्धांत नहीं है कि जो भी कला विज्ञान है उसे कठोरता से अलगाव करें। नेक्स्ट देखिएगा NEP 2020 के अनुसार शिक्षक को होना चाहिए एक सुविधा प्रदाता होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इसमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रणाली का केंद्रीय हिस्सा और शिक्षार्थी के समग्र विकास के लिए सशक्त होना, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा NEP 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को, यानी 3 कथन दे रखे हैं और इनके कूट भी दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया है, ये बात सही है। शिक्षक यानी जो शिक्षक शिक्षा के लिए नया और व्यापक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCFTE 2021 CBS की सलाह से तैयार किया जाएगा, ये वाला करा दे रखा है। बाकी पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संस्था के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे HECI की स्थापना की गई है, ये भी गलत है। ओवरऑल 1 नंबर और कथन सही दे रखा था, बाकी सभी गलत दे रखे थे। नेक्स्ट देखिएगा NIV की अनुसार पर्क नेशनल सेंटर की स्थापना मुख्य कार्यकारी क्या है। अगर आप इन 3 कथनों को देखें और इनमें कूट दे रखे हैं नीचे की साइड, तो अगर आप देखें तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करना, ये वाला गलत दे रखा है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में शिक्षकों की क्षमताओं का आकलन करना, शिक्षकों को थोड़ी क्षमताओं का आकलन किया जाता है, वो तो बच्चों का किया जाता है। बाकी स्कूल बोर्डों के एक मानक और दिशा निर्देशों की सुविधा प्रदान करना, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर इसमें से कह सकते हैं 3 सही है, बाकी सभी गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कक्षा वर्ग के विद्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, तो वो संबंधित हो जाएगा कक्षा 1 से 8। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में से किसका विलय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करते हुए सत्र 2018-19 से एकीकृत KGPW का संचालन किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो किया जा रहा है शारदीय बालिका छात्रावास, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को कक्षा 11-12 की पाठ्यपुस्तक यानी पाठ्यपुस्तक खर्च सहायता कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो वो दी जाती है 15,000 रुपए प्रति वर्ष, सही है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 70 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार पूछा है, जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 11th और 12th की कक्षा होती है, उनकी बालिकाओं जिनको ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संख्याएं नहीं होने में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के शहरी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा तो कितने रुपए दिए जाते हैं। अगर प्रतिदिन की बात की जाए, जितने दिन पढ़ने जाते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो 20 रुपए प्रति उपस्थिति के हिसाब से दिए जाते हैं। जब स्कूल ओपन हो तो उस दिन उपस्थिति होगी तो उन्हें 20 रुपए दिए जाते हैं। जब वह 11th-12th में पढ़ते हैं और 5 किलोमीटर दूरी से अधिक आप कोई भी स्कूल में जाते हैं तो निश्चित तौर से आपको ये रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अधिस्वीकृत पत्रकारों को बच्चों हेतु स्कॉलरशिप योजना प्रारंभ कब से हुआ है, यानी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चे हेतु स्कॉलरशिप ये प्रदान की गई है 15 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट देखिएगा कि समुदाय या स्वयं सेवक प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को जोड़ने के लिए 7 सितंबर 2021 से किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, वो किया गया है विद्यांजलि पोर्टल। नेक्स्ट देखिएगा स्टार्स योजना किस आयु वर्ग के बच्चों यानी कह सकते हैं वर्ग के बच्चों लक्षित लाभार्थी है, यानी उन्हें लाभ मिल रहा है एक तरह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को स्टार योजना के अनुसार इन्हें लाभार्थी है, यानी इन्हें लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि पन्नादाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बालकों को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका है, यानी एक तरह से कौन इसे प्रदान करवाता है। तो ओवरऑल अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो करवाता है SMC। ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट शिक्षा। नेक्स्ट देखिएगा SIQ के अंतर्गत
किस कच्चा वर्ग के लिए लहर कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए, यानी की जानी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो कक्षा 1 से 5। नेक्स्ट देखिएगा कि दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो फिल इन द ब्लैंक्स की एक पहल है। किसकी पहल है? ये आपकी जो आपके कह सकते हैं NCERT द्वारा नई दिल्ली से, यानी दिल्ली बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रखर राजस्थान कार्यक्रम राजस्थान 9 सितंबर 2024 से कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये झालावाड़ जिले से प्रारंभ किया कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली के तहत शैक्षिक सत्र 25-26 में निम्न में से किस माह में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा? ओवरऑल अगर ऑप्शनों को देखें तो ये नहीं होगा दिसंबर 2025। नेक्स्ट देखिएगा, सी नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित परिवेदनाओं की सुनवाई और उनके निस्तारण हेतु समाधान कक्ष की स्थापना की गई है। तो ये की गई है शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2020 में संस्कृत शिक्षा में ICT को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल के कारण शिक्षा में हुई थी क्षति की भरपाई करने के उद्देश्य से किस E-लर्निंग ऐप की लॉन्च की थी? तो वो ऐप थी कह सकते हैं देववाजी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए AI आधारित दक्षता आकलन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी फरवरी 2024 में। नेक्स्ट देखिएगा, सितंबर यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत प्रविष्टि दर्ज कराने यानी प्रविष्टियां दर्ज कराने हेतु राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा था? वो रहा था जोधपुर। नेक्स्ट देखिएगा, विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ष 2047 तक जीवन प्रत्याशा को फिल इन द ब्लैंक्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वो रखा गया है 77 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका संचालन है ना पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है, ये वाला गलत है। बाकी अगर आप देखें जैसे पंडित दीनदयाल जो आपकी उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसमें इस योजना के अंतर्गत जो BPL परिवार होते हैं उन्हें स्वरोजगार आजीविका से जुड़ी गतिविधियां 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को जो BPL जनगणना 2000 आधार के यानी 2002 के आधार पर चिन्हित किया गया यानी किया गया है या किया जा रहा है। और बाकी है वर्तमान में यह राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। नेक्स्ट देखिएगा कि 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में पदक विजेता खिलाड़ी कोमल वर्मा का संबंध किस खेल से संबंधित है? शायद ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 22 अक्टूबर को सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा किसे सवाई जयपुर अवार्ड 2025 के अंतर्गत दिए जाने वाला महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था आपके राजेंद्र सिंह खंकारात को। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर को उन्नत इक्विवेशन हब पहल के तहत राजीविका ने ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किन 2 संस्थाओं के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? वो किया है आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग के साथ। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 5 से 19 जून तक आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की थीम क्या रखी गई थी? वो थीम रखी गई थी पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? ओवरऑल देखा जाए वो हो जाएगी द महाराणा प्रताप स्पोर्ट विश्वविद्यालय जयपुर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से आगे जो आपकी ICT है उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप 91 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया कि भारत का इंटरनेट आधारित इंटरएक्टिव शैक्षिक रेडियो चैनल कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ज्ञानधारा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह के परिणाम प्रदान करते हैं, उस विशेषता से संबंधित है, यानी ये विशेषता किससे संबंधित है? ओवरऑल ऑप्शनों के आधार पर देखें तो ये विश्वसनीयता से संबंधित हो जाएगा। ये है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में किस पीढ़ी के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया था? ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसे। तो ये संबंधित था आपका चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन से। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प है इनपुट डिवाइस के यानी जो इनपुट डिवाइस है उनके बारे में सत्य है? जैसे 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 अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें ऑप्शन नंबर 2 देखना, OCR स्कैनर और डिजिटाइजर यानी डिजिटाइटर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा,
प्लॉटर भी आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यही ऑप्शन लग रहा है जो इनपुट के सभी डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मेमोरी जिसमें लिखे प्रोग्राम को बिटाने हेतु पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है? ओवरऑल देखें तो वो किया जाता है EEPROM में। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। मेमोरी की स्टोरेज की क्षमता का आरोही क्रम बताइएगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो देखिएगा एक्चुअल में क्या है, अगर आप ऑप्शनों को देखें, इसमें से ऑप्शन नंबर देखना 3 कि बाइट के बाद है GB, फिर EB, फिर BB। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होना चाहिए। आप देख लेना एक बार कर बराबर से, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखिए लीजिएगा, 97 नंबर है, कोमल का पूर्ण रूप लिखिए, यानी एक तरह से ये भाषा ही होती है कोमल, जो इसका एक तरह से आपको फुल फॉर्म बतानी है कोमल की क्या होगी, या इसका पूरा नाम बोल सकते हैं। ये हो जाएगी कॉमन बिजनेस, यानी CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंस है? इसमें से वो हो जाएगा कोर्टाना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं 2 प्रकार के। MS एक्सेल में फॉर्मूला सदैव फिल इन द ब्लैंक्स चिन्ह से शुरुआत होती है, तो ये संबंधित होती है आपकी जो इक्वल होता है ना चिन्ह बराबर वाला, उससे होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि कस्टम टू कस्टम, जैसे C2C का उदाहरण कौन सा होगा इसमें से? तो वो संबंधित हो जाएगा OLX। नेक्स्ट देखिएगा, NEP 2020 के तहत राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास, उपयोग एवं निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किसका गठन किया गया है? वो किया गया है आपके NEPF। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रेषक डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? तो वो हम कुंजी का उपयोग करते हैं प्रेषक की डिजी कुंजी। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, आपको मिलान करना है, ठीक है, कि कौन किससे संबंधित। एक तरफ तो डोमेन नेम दे रखे, दूसरी तरफ दे रखी श्रेणी। डोमेन नेम और यानी ये किससे संबंधित है, इस प्रकार आपको मिलान करना है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कि .com का मतलब होता है ये व्यावसायिक संस्था हो जाएगी, ठीक है, और .net का मतलब होगा इंटरनेट ऑपरेट करने वाली एक संस्था हो जाएगी। .org का मतलब होगा संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी एक तरह से संगठन होते हैं उसे। .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो ये सरकारी संस्था से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे AR कहते हैं शॉर्ट में, की शुरुआत किसने की थी? तो ये संबंधित की थी आपके स्टीव जॉब्स ने। अब है यहाँ से आगे मैथ के क्वेश्चन। देखो हमें ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आपको देखो करने के कई तरीके हैं। या तो आप ऊपर की संख्याओं को डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा, या आप ऐसे नहीं कर सकते, तो जो सामान्य तरीका होता है कि नीचे की संख्याओं का हम LCM ले लेते हैं, और LCM जितना भी आता है फिर उनका इसका में भाग देते हैं, फिर ऊपर से गुणा कर देते हैं जो भी डाटा होता है, फिर उन्हें टोटल जोड़ लेते हैं, फिर नीचे जो LCM आए उसका भाग ऊपर काट लेते हैं, जो भी डाटा आता है वो सही हो जाएगा। इसका होगा जैसे 1 + 2, 2 + 3, 4, 5, 6, 6/55 आएगा। आप खुद से करके देख लेना, LCM आएगा वो काट पीट के 55 ही निकलेगा नीचे की साइड, ठीक है, ऊपर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, आप खुद से करके देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 60 से 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्याओं कौन सी होती है? जो एक और जो संख्या होती है उसका भी भाग जाए और किसी का ना जाए, तो वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ सकती है? अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चलें तो देखिएगा, 60 के बाद अभाज्य संख्या आ जाएगी 61 आ जाएगी, और उसमें 1 और 61 के अलावा किसी और का तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है। 61 के अलावा 67 हो जाएगी, फिर 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, और 79 हो जाएगी, यही होगी ना। यानी आप 61, फिर उसके अलावा 67, फिर उसके अलावा 71, फिर इसके अलावा 73 हो जाएगी, यानी 73, फिर 79। ये वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो इन्हें जोड़ लीजिएगा, आप खुद से जोड़ लेना। ये 351 आएगा। यही तो पूछा था कि योग क्या हुआ, तो यही होगा 351। ये कह रहे बंधु ने 2 वस्तु 450 रुपये 1050 रुपये में खरीदी, और उनकी पहली वस्तु 16% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% हानि के साथ बेची, तो सारे लेन देन में उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा एक्चुअल में क्या है, 2 वस्तु है, पहली वस्तु 450 रुपये पर बेची तो उसे 16% का लाभ हुआ, और दूसरी है 1050 रुपये में बेची लेकिन उसमें 10% की हानि हुई। तो बताइए कुल लाभ
ये पूरा लेन देन हुआ है उसमें बताइए कितना लाभ या हानि हुई है। देखो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये सीपी है ना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, इतने रुपए में तो चीजें खरीदी उसने उसने क्या किया, 450 रुपये पर 16% के लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। अगर 450 रुपये सीपी है और 16% के लाभ पर अगर बेचे तो उसे लाभ हो जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये तो क्रय मूल्य था, इतने पर लाभ पर बेची तो इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 इंटू 16 यानी 116/100 करेंगे। काटा पीटी करके देख लेना आप खुद से, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, ये आएगा 552। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि 450 रुपये की कोई वस्तु थी, 16% लाभ पर बेची तो कितने बेची, 552। इसी प्रकार 1050 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे 10% हानि पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, आप करके देख लेना 945 आएगा। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे 1050 थी और जैसे आपका 10% की हानि पर बेचेंगे तो यानी 90/100 हो जाएगा। आप इसे अब काटा भी निकाल लेना, वही आएगा 945। ओवरऑल देखा रहे तो ये दोनों एसपी है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देख लेना आप, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ 1467 आएगा। और क्रय मूल्य हमारा कितना था 450 और 1050 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपये। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य आपका 15,000 रुपये था, ठीक है, टोटल दोनों को जोड़ने पर दोनों वस्तुओं को इतने रुपए की चीज 1467 रुपये में बेची, कितने रुपए की हानि हुई आपको, 33 रुपए की, कितने पर, वही क्रय मूल्य कितना है 1500। अब गुणा 100 से कर दीजिएगा, आप इसे काटा पीटी कर लेना, आपका आएगा 2.2% हानि होगी। आप खुद से कर लेके देख लेना। इस नंबर देखिएगा 109 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है और साथ ही ई ए लंब है ए बी पर, तो कोण बी ई एफ दे रखा है 55 डिग्री, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा कि ए बी समानांतर यानी ये वाली है ना, ये रेखा इसके समानांतर है और ये रेखा इसके समांतर, और इसमें लंब दे रखा है ई ए वाला, ये वाला लंब ए बी पर डला हुआ है, और बी ई एफ यानी बी ई एफ ये वाला मान दे रखा है 55 डिग्री। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिएगा। तो ये ज्योमेट्री से है, यानी आप कह सकते हैं रेखा गणित पढ़ते हैं ना, उसमें आता है। तो सिंपल है, आप पे कोई लॉजिक आता है उससे कर लीजिएगा। आपने ऐसे तो पढ़े होंगे, जो एकांतर कोण होते हैं जेड के अंदर ये बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इस रेखा को आप यूं खींचिएगा, इसको यूं खींचिएगा और इसे यूं खींचिएगा, ये ऐसी जेड सी बन रही है ना, ये पर उल्टी क्रम में बन रही है, कोई बात नहीं, हमें तो हमें मान निकालना है ना। तो देखिएगा ये वाला 55 है तो निश्चित तौर से ये वाला भी 55 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एक चीज आप भी जानते हैं, एक ही रेखा पर बने जितने भी कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एक रेखा पर एक और बने सभी कोणों का मान 180 होता है। तो हम इसे ऐसे लागू कर सकते हैं, एक ही रेखा पर ये कोण बन रहा है, एक तरफ 55 बन रहा है तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो आपको एक चीज मालूम पड़ी, क्या चली, कि एक्स की वैल्यू है वो 125 डिग्री आई, क्योंकि आप जानते हैं कि एक रेखा पर एक और बने कोणों का मान 180 होता है, 55 और 125 कितने होंगे, 180। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकल के आई 125। एकमात्र ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, बाकी है वाई की वैल्यू भी 125 आ जाएगी, और जो जेड थी ये अंदर की साइड पे, इसकी वैल्यू 35 डिग्री आ जाएगी। ये कैसे आएगी, देखो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला संगत कोण हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी 125, ठीक है। अब एक लॉजिक और भी लगा सकते थे कि ये जो 90 डिग्री का लंब डला था ना, ये 90 मान था इसका, 90 और 55 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 145 तो हो जाएंगे। आप 90 और 55 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 145। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, आप भी जानते होंगे। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू निकल आएगी 180 में से अगर 145 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ पर 7 में से जाएगा तो 35। यानी ओवरऑल ये कि जेड की वैल्यू निकल के आई 35। आप एक एक का मान भी निकाल सकते थे, अदरवाइज एक नंबर ऑप्शन से सही बैठ रहे थे, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, 125 डिग्री कोण आया था, बाकी फिर हो जाते सही। तो ऐसे भी कर सकते थे जैसा आप आता उस हिसाब से। बाकी 110 नंबर क्वेश्चन खतरा हूं मैं, ऐसे बताइए सत्य कौन से, जैसे रेखिक युग बनने वाले कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैसे कि एक रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का मान 180 होता है, तो रेखिक कोण बनने वाले और जो संपूरक कोण होते हैं उनका भी मान यानी कह सकते हैं दो कोणों का योग है 180 होना चाहिए, और रेखिक कोण योग भी ऐसे ही होता है कि उनका योग है 180 आना चाहिए। तो अब ये कह सकते हैं ये बात सही है, यानी ये वाला स्टेटमेंट। बाकी देखिएगा यदि दो आसन कोण बराबर है, ठीक है, आसन कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण समकोण होगा, ये जरूरी नहीं होता है। यानी जो आसन कोण होते हैं हम ये कह सकते हैं कि ये समकोण नहीं हो सकते, ये वाला गलत है। बाकी ये रेखिक योग बनने वाले
दोनों कोणों में से प्रत्येक न्यून कोण होगा, ये जरूरी नहीं है, अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है। तो ये कहना गलत है कि न्यून कोण होगा, कौन सा, प्रत्येक कोण, तो ये गलत है। बाकी यदि रेखिक युग्म बनने वाले कोण बराबर है या बराबर हो तो उनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कह रहा है कि यदि रेखिक युग्म बनने वाले कोण बराबर हो तो उनमें से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे आप देखो ये वाला लॉजिक है ना, एक्चुअल में क्या है, 3 नंबर स्टेटमेंट तो गलत था, लेकिन आप समझिएगा 4 नंबर ये कह रहा है कि जैसे एक रेखा थी, ठीक है, ये कह रहा है यदि रेखिक युग्म बनने वाले कोण बराबर है, यानी आपसे कह रहा है कि बराबर है यानी दो कोण है, तो अगर हमने यहाँ पे एक लंब डाला और ये लंब है 90 डिग्री का है, ठीक है, तो इधर की साइड बनेगा ना जो कोण 90 डिग्री का, तो फिर दूसरी साइड इधर की साइड बनने वाला भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि रेखिक युग्म बनने वाले कोण बराबर है यानी 90 डिग्री के, तो इनमें से प्रत्येक कोण का मान है 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, 1 और 4। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था। ये होते हैं स्टेटमेंट वाले, अगर थ्योरी पढ़ी है तो उस आधार पर आसानी से लगा सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11वां है, यानी 111 कि जब बिंब M1 वह प्रकाश केंद्र के बीच स्थित है तो उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी। अगर ओवरऑल देखें, देखो जो आप याद होंगे अवतल, अगर यहाँ पे ये उत्तल लेंस कह रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या है, जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण वो उत्तल लेंस जैसी विशेषता होती है उसकी, यानी जो प्रवृत्ति होती है, और जो उत्तल दर्पण होगा वो फिर जाके अवतल लेंस जैसी प्रवृत्ति होगी। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, तो हम देखें इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो आभासी सीधा बिंब के बराबर नहीं होगा, क्यों, वो तो सी पे होता है तब होता है, आभासी होगा, सीधा होगा, बिंब से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 112। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन के समय गर्भाशय की दीवारों की अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जिसमें प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु को जन्म में सहायक होता है। तो इसमें से ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से असत्य कथन बताइएगा। जैसे बेकिंग सोडा है, जैसे NaSCO3 बोलते हैं, इसका उपयोग सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट है कि डेंटल पादप के पत्तों में डंकनुमा बालों में जो फॉर्मिक एसिड होता है वो पाया जाता है, ये भी बात सही है। आयोडीन टीचर होता है, उसमें आयोडीन विलय होता है, एल्कोहल विलायक होता है, और जो है प्लस छिड़का प्रतिरोधी विलयन भी पाया जाता है, तो ये भी बात सही है। भोजन सामग्री का बासी होना एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक न होकर ये रासायनिक परिवर्तन होगा, तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही थे। जो 114 नंबर है कि इनमें से सत्य कथन बताइएगा। जैसे कि ये कह रहा है स्वर यंत्र व ग्रसनी निचले श्वसन तंत्र के भाग माने जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, निचले नहीं ऊपर के माने जाएंगे। लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में एटन उत्पन्न करता है, लैक्टिक एसिड, तो सही बात है, जैसे एटन आती है ना मसल्स में, तो वो इसी का कारण होता है लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में एरिथ्रोसाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो थ्रोम्बोसाइट निभाता है ना कि एरिथ्रोसाइट, ठीक है। बाकी रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की थी, रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये गलत दे रखा, शायद रक्त समूह की खोज की बात की जाती है तो वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ना कि विलियम हार्वे ने, तो इस प्रकार ये भी गलत, ठीक है, और ऊपर का यही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 ही सही है कि जो लैक्टिक अम्ल होता है हमारे जो संचय पेशियों में एटन उत्पन्न करता है। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसका एक रीजन होता है क्योंकि हमारा घर्षण का अभाव हो जाता है, यानी है घर्षण जितना कम होगा तो हम फिसलेंगे, अगर घर्षण ज्यादा होगा तो हम फिसलेंगे नहीं, तो एक यही रीजन होता है। नेक्स्ट देखिएगा संशोधित पार्वती कालीचंद चंबल लिंक परियोजना, जैसे ERCP बोलते हैं शॉर्ट में, इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, इसका वर्तमान नाम कर दिया है रामजल सेतु परियोजना। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा युग सुमेलित है यानी असुमेलित है, ये बताना गलत, समिति है और वर्ष है। देखिएगा जैसे अशोक मेहता समिति है 1977 से संबंधित है, गौडकिल समिति है 1988 से, JB के राव समिति है ये 1985 से, लेकिन जो PK तुंगर समिति है ये 1986 से संबंधित रही है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 मुगल काल में अप्रस्य भूमिहीन यानी भूमि विहीन श्रम को कहा जाता था, इनको हम कहते थे पाही कास्त कहते थे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूमि सतह से औसतन ऊंचाई कितनी है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 840 मीटर।
नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अश्वमेध को बताइए। एक तरफ तो राष्ट्रीय पार्क संबंधित जंतु है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये संबंधित हो जाएगा आपके सही है, एक सींग वाला इसमें गैंडा पाया जाता है, भारतीय गैंडा बोल सकते हैं। दाची गव है, ये हंगुल संबंधित जंतु हो जाएगा। केई बुल लाम जाओ है, ये संगाई जो हिरण पाया जाता है उससे संबंधित है। साइलेंट वैली में रेड पाड़ा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। साइलेंट वैली है, ये आपकी केरल से संबंधित है, तो इसमें रेड पाड़ा नहीं पाया जाता है, या रेड पाड़ा बोल सकते हैं। अब यहाँ से आगे कुछ है टीचिंग मेथड के क्वेश्चन। अब देखिएगा 121 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रमण अन्वेषण में शामिल होता है। प्रस्तावना बिल्कुल हो जाएगी, और शिक्षण पद बिल्कुल हो जाएगा, अभ्यास पद बिल्कुल हो जाएगा, परीक्षण पद लास्ट में होता है, ये भी होता है। तो ओवरऑल ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण में परियोजना पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त होती है। शिक्षण में परियोजना पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो इसका एक रीजन बताइए क्यों होती है। तो ये हम कहेंगे बुनियादी आधारभूत की समझों को बढ़ावा देती है, इस वजह से। एलेन ब्लैंक्स के अनुसार स्कूल भागे शिक्षक भालिए तथा बच्चे पौधे के समान है। ये किसने कहा था? ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपकी प्रोवेंस से संबंधित स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह शिक्षण विधि जिसमें किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना अथवा कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है, तो वो किस प्रणाली की बात हो रही है? वो प्रदर्शन प्रणाली की बात हो रही है, या विधि की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 125 नंबर क्वेश्चन, जब कोई शिक्षार्थी किसी समस्या को अपने क्षेत्र में हल करने में कठिनाई महसूस करता है, तो वो रचनात्मक शिक्षण ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए या उसे सहायता प्रदान करने के अवसर उत्पन्न करता है। सहायता करने की इस प्रक्रिया की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है या कहा जाता है? ओवरऑल देखें तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो आपकी वाइगोस्की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से पूछताछ चक्र का प्रथम चरण कौन सा होता है? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें, किसी समस्या की अवधारणा को समझना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से हर्बल पाठ योजना उपागम और मॉरिसर इकाई योजना उपागम में समान पद कौन सा है? तो वो प्रस्तुतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। एडगल डेल के अनुभव समूह के में ऊपर से नीचे जाने में शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावशीलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी कक्षा के बच्चों में समतल आकृति और कह सकते हैं उसके शीर्षकों और किनारों से परिचित कराने का अच्छा तरीका कौन सा है? अब ये कहेंगे जियो बोर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 130 है, एसजीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ओवरऑल देखें तो हम तो यही कहेंगे बच्चों में प्रेक्षण, पहचान, वर्गीकरण की क्षमता विकास करना, बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय होंगे? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो वो हो जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से क्या क्या एक पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, चाहे वो स्व आकलन सीट हो, समकक्ष आकलन सीट हो, अभिभावक आकलन सीट हो, ये सभी इंक्लूड की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवहार के कौन से पक्ष को शामिल किया जाता है? व्यवहार के पक्ष की बात की जाती है ना, जब मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बात की जाती है तो वो सभी पक्ष आ जाएंगे, चाहे ज्ञानात्मक हो, भावात्मक, क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये आपके पीएस ब्लूम्स के द्वारा टैक्सोनॉमी दी गई थी ना, उनमें बात की जाती है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 134 है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो वो ओवरऑल अगर ऑप्शनों को देखें तो वो की जाती है गृह समुपदेशन, यानी जैसे इंग्लिश में कहेंगे होम असाइनमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि नाटक पढ़ाते समय कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? सस्वर पढ़ना यही नहीं होगी, ठीक है। बाकी बच्चों के पात्रों का संवाद बुलवाना, बच्चों का नाटक का मंचन करवाना, उपयुक्त पात्र चुनना। नेक्स्ट देखिए, कविता पाठ कराने से विद्यार्थियों की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? कविता पाठ की बात की जा रही है, तो कविता पाठ की जो मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगी। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है? मोस्टली तो भूमिका निर्माण और बातचीत ही होगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 138 कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? जैसे अनविच्छेद है, अनविच्छेद, अनु प्लस इच्छन, तो ये बात तो सही है। अंबूर्मी, अंबू प्लस उर्मी, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो उर्मी है ना, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो इस वजह से ये वाला गलत दे रखा है। बाकी सचास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये वाला सही है। यस इच्छा, यस प्लस इच्छा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से 2 वाला था ना, वो गलत था। नेक्स्ट देखिएगा कि शब्द में संबंध तत्पुरुष समास होगा। संबंध में काकी के आते हैं, तो जैसे जैसे ये तो गुण युक्त यानी गुण से युक्त हो जाएगा, इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, पुत्र सुख, पुत्र का सुख, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोकप्रिय,
यानी जनता हमें प्रिय, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि अधिकरण होगा इसमें। नर की बलि, यही हो जाएगा, बलि है किसकी, नर की। तो ओवरऑल देखा जाए संबंध में तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, जैसे न्योछावर, अधिशासी, प्रेयसी, विरहिणी। तो अधिशासी है वो गलत दे रखा है, से गेहूं के साथ गुण पिसना मुहावरे करते हैं। दोषी के साथ है निर्दोष का दंडित होना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट किया था 142, इसके बाद आएगा 143। अब यहाँ से आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है ये 7, जिसमें 143 में चूज द करेक्ट आर्टिकल इसमें बताना। सी प्ले फिल इन द ब्लैंक्स वायलेंट एज इफ इट वर पार्ट ऑफ हर सोल। इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा, वायलेंट। तो ये आपके एक तरह से कह सकते हैं ये म्यूजिक वाले यंत्र होते हैं वायलेंट, तो इसमें संबंधित आर्टिकल आ जाएगा द, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि द सेलेक्ट यानी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई अब फिल इन द ब्लैंक्स सच अ डिफिकल्ट टॉपिक हैव फेस्ड। नेक्स्ट देखिएगा कि एक्टिव समवन, यानी एक्टिव दे रखा है, इसका पैसिव में चेंज करना है कि समवन हैज टू डू दिस वर्क बिफोर इवनिंग, चूज द करेक्ट पैसिव। इसका पैसिव चेंज करना है इस सेंटेंस का। अगर पैसिव करेंगे तो ये हो जाएगा दिस वर्क हैज टू बी डन बिफोर इवनिंग। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये 140 है, ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जैसे ही सेड टू हर डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। इसका अगर इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हम ये कहेंगे ही आस्क्ड हर वेदर सी अंडरस्टूड हिज क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि एक इडियम दे रखी है नो लव लॉस्ट रेफर, इसका मतलब हो जाएगा म्यूचुअल डिसलाइक। नेक्स्ट देखिएगा कि द प्रिंसिपल दैट सपोर्ट द आइडिया इज चाइल्ड लर्नर्स इंग्लिश व्हाइल हियरिंग इज फ्रिक्वेंटली इन मीनिंगफुल सिचुएशन इज। यानी ऐसा कौन सा इसमें से सिद्धांत है जिसके जो आइडिया है वो सपोर्ट करता है कि द चाइल्ड लर्नर इंग्लिश व्हाइल हियरिंग इट्स फ्रिक्वेंटली इन मीनिंगफुल सिचुएशन। ये फिर किस कह सकते हैं सिद्धांत के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा है ये कह रहा है विच कंपेटेंस इज सेंट्रल ऑफ CLT, ये संबंधित हो जाएगा कम्युनिकेटिव कंपेटेंस। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, यानी जो FA होते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे FE की बात हो रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होते हैं वो संबंधित होते हैं यूज फॉर प्रमोशन डिसीजन। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा।